Assalamu alaikum, myself Shanwaz Malik and I am ACLS provider. Today we are going to discuss about the ACLS pre-course self-assessment and pre-course work. Welcome to the American Heart Association pre-course ACLS pre-course self-assessment and pre-course work. Basically ये जो ACLS का जो कोर्स है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और फिर ये पेशेंट्स के लिए भी बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल जर्नी है उसको एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि उनको लाइफ सेविंग प्रोसीजर में न्यू गाइडलाइंस, टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जिसकी वजह से उनको प्रोफेशनली वो ग्रूम करेंगे और फिर वो जब अप्लाई करेंगे तो इसका आउटकम जो है पेशेंट्स को मिलेगा। तो इसलिए ये कोर्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, इंक्लूडेड कंसल्टेंट्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। जितने भी लोग हेल्थ सेक्टर से इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक और उनके लिए वार्म विशेस हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ये मटेरियल जो आपको बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक यही सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है द प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 रिदम आइडेंटिफिकेशन है, नंबर 2 फार्माकोलॉजी है और नंबर 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये कोर्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और हर एक जो कैटेगरी है वो एक इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए आपने बड़ा विजिलेंट होकर इस कोर्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये कोर्स लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। आपने इसको अप्लाई करना है पेशेंट्स के ऊपर और पेशेंट्स की जान बचानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मर जाने के बाद दोबारा ज़िंदगी का नाम है ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाता है तो उसमें भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो उसमें भी ये टेक्निक यूज़ की जाती हैं। और पेशेंट्स बाज़ औक़ात जो है वो ओवरडोज़ के साथ आता है, इसके ओपियोइड ओवरडोज़ के साथ आता है, तो उस वक्त भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। कहने का मकसद ये है कि जस्ट कार्डियक अरेस्ट में ही ACLS को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी जो ACLS प्रोवाइडर्स हैं वो जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें पेशेंट की हेल्थ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो रही होगी, जिसमें पेशेंट्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा होता है या पेशेंट्स जो है कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है या जा चुका होता है, तो उसको जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की हेल्प है जो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए और जो की जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स बड़ा विजिलेंट होकर आपने आज के इस सेशन को देखना है, सेशन को समझना है और एक ही सेशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी कि ACLS को आपने कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली 2024 की जो लेटेस्ट स्टडी है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट लेते हैं। चलें जी, स्टार्ट लिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 20 जो रिदम आइडेंटिफिकेशन की जो सेक्शन है, सेक्शन 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ACLS प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट एंड प्री कोर्स वर्क की जो मॉड्यूल्स हैं वो 3 मॉड्यूल्स हैं। नंबर 1 है रिदम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 है फार्माकोलॉजी और नंबर 3 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये तीनों में मॉड्यूल्स बहुत ज़रूरी हैं
ACLS को पास करने के लिए और ACLS के ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चीज़ों को देखना होता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है और आप रिस्पांस क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेशेंट हैज़ नो पल्स विद दिस रिदम। तो इस रिदम के साथ अगर पल्स नहीं है तो आपको पता है जब पल्स नहीं होगी तो दैट्स मीन कि कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वो एक कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ हार्ट के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है जो मैकेनिकली और एक होता है इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स आ रहे हैं बट मैकेनिकली हार्ट जो है ना वो कोलैप्स कर चुका है, फेल्ड हो चुका है, फेल टू पंप है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल से इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं और आप ACLS की जो मेरी एक ही वीडियो है उसमें सारी चीज़ें कवर कर जाएं और आपको फिर ग्रिप भी 100% हो जाए रिदम एनालाइजेशन के ऊपर। रिदम एनालाइजेशन के ऊपर आपकी जब ग्रिप अच्छी होगी तो फिर आप एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और आप पेशेंट को भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपका इनर भी सेटिस्फाइड रहेगा और आप प्रोफेशनली ग्रूम भी करेंगे, ठीक है। इसलिए रिदम एनालाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ACLS। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं बट जो मैकेनिकली हार्ट है वो फेल हो चुका है। तो जब मैकेनिकली फेल हो चुका है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं तो फिर हम इसको कहेंगे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ अ हाई क्वालिटी CPR, ठीक है। तो हाई क्वालिटी CPR कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स की जो होगी मैनेजमेंट वो यहाँ हम करेंगे, ठीक है। फर्दर जो बॉक्सेस हैं और जो कार्डियक जो इसके एल्गोरिदम है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिटेल सारी आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम रिदम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये क्लिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। हम कंटिन्यू करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर हम जाएंगे। रिदम आइडेंटिफिकेशन के सेकंड क्वेश्चन को हमने टच किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो रिदम आ रहा है वो है कोर्स VFib। अब कोर्स VFib को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बेसिकली यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स जो है ना वो वाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम, और जो बड़े एम्पलीट्यूड होंगे उनमें हम कोर्स VFib कहेंगे। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की 3 टाइप हैं, एक इंटरमीडिएट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, एक कोर्स VFib है और एक जो है वो फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, ठीक है। तीनों में आपने देखना है और फिर तीनों में आपने यही क्लिक करना है कि ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। टाइप 3 है बट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को ही आपने क्लिक करना है और ये शॉकेबल रिदम है, ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डिफिब्रिलेशन एंड इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जी। नेक्स्ट रिदम है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है पी जो एब्सेंट है, यानी कि पी में जो है ना वो आप देख लें कि वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू आ रहा है। पी को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पी और टी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो QRS है वो सा टूथ पैटर्न दे रहा है। जब सा टूथ पैटर्न होगा तो फिर क्या होगा, फिर हम उसको कहेंगे आर्टेरियल फ्लैटर, ठीक है। सा टूथ पैटर्न को आपने याद रखना है आर्टेरियल फ्लैटर के साथ, जी नाज़रीन। सामने एक रिदम नज़र आ रहा है आपको, 2 एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहे हैं और आगे बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। दैट्स मीन कि पेशेंट इनिशियली हार्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट किया बट आगे ए सिस्टली हो गया और ए सिस्टली का
मतलब ही ये है ए सिस्टोल मीन देयर इज़ नो सिस्टोलिक कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ए सिस्टोल मीन देयर इज़ नो लाइफ, यहाँ कोई लाइफ नहीं है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी मैनेजमेंट हाई क्वालिटी CPR है। ए सिस्टोली, ये एगोनल रिदम ए सिस्टोली या ए सिस्टोल कह सकते हैं आप। आगे जो मेरे पास रिदम आ रहा है ये है, आपने देखा होगा कि प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग, जब प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होगा PR इंटरवल जो है वो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होगा, तो फिर क्या होगा, टाइप 1 इसको कहेंगे, ठीक है। सेकंड डिग्री टाइप 1 प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग, PR इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट मेरे पास नॉर्मल रिदम आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिदम को हमने कैसे डिफाइन करना है कि ये नेक्स्ट मेरे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया आ रहा है। साइनस ब्रेडिकार्डिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली आपके साथ मैं डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो RR के दरमियानी जो फासला है या जो इंटरवल है RR का, उसमें जो बॉक्सेस हैं वो अगर ज़्यादा होंगे और इक्वल होंगे तो फिर साइनस होगा। साइनस मीन के रिदम रेगुलर है बट साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा, रिदम रेगुलर है लेकिन पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, और ब्रेडिकार्डिया की यही है कि लेस देन 50, हार्ट रेट लेस देन 50 इज़ अ ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब पहले बॉक्स की जो वैल्यू है वो होगी 300, पहले बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो 300 होगी, दूसरे बॉक्स की वैल्यू 150 होगी, तीसरे बॉक्स की वैल्यू होगी 100 और चौथे बॉक्स की वैल्यू होगी 75, पाँचवें बॉक्स की वैल्यू होगी 60 और छठे बॉक्स की वैल्यू होगी 50, ठीक है। और सातवें बॉक्स की वैल्यू होगी 43, ठीक है। और आठवें बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो है 38 इज़ अ ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। रिदम इज़ अ रेगुलर एंड रेट इज़ अ लेस देन 50, तो लेस देन 50 होगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। और साइनस ब्रेडिकार्डिया इसलिए कि रिदम रेगुलर है, रिदम रेगुलर होगा तो फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया हम इसको कहेंगे, ठीक है। साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, ये है कि आप जो रिदम देख रहे हैं इसको आप देखें कि देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ देखें P बना, उसके बाद QRS बना, फिर P बना, फिर P बना, तो यहाँ QRS कम्प्लेक्स बना, ये फिर P बना, तो यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। PQRS का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक की ट्रीटमेंट वो ये है कि उस पेशेंट को TPM डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ आपका जो एट्रोपिन है वो वर्क नहीं करेगा, और एट्रोपिन की अगर वर्क नहीं करेगा तो आप ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पैड पे पेशेंट को रखेंगे टिल द वेनस जो है वो TPM नहीं डाल देता है। वीनस के लिए आपको फिर वेट अगर करना पड़ जाता है तो आप पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पैड पे रखेंगे, और फिर जब आपका कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा इंटरवेंशन करके तो फिर पेशेंट को TPM थ्रू वीनस डाल देगा, और फिर PPM का प्लान किया जाएगा। PPM का प्लान करने से पहले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की जो है ना कंसल्टेशन ली जाएगी, एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन ली जाएगी, वर्कअप करके फिर PPM प्लान किया जाएगा इस पेशेंट का, ठीक है। तो ये है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। आगे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि रिदम रेगुलर है,
बट हार्ट रेट लेस देन 50 है तो साइनस ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। और साइनस ब्रैडिकार्डिया की जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करना है और वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड डिग्री टाइप 1 है। सेकंड डिग्री टाइप 1 में जो वो हम ये करेंगे कि प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। PR इंटरवल जो है ना वो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है रिदम जो है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है, फिब्रिलेशन। और इसमें यह है कि जो रिदम है वो इरेगुलर होगा, ठीक है। और जो एट्रियम में ही जो है ना फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पी वेव जो है ना वो नॉट विजिबल होगी, पी वेव के साथ ही जो है ना फिब्रिलेट हो जाएगा, फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि पेशेंट्स को पहले आपने हीमोडायनामिकली देखना है। पेशेंट अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो फिर आप कार्डियोवर्जन को करेंगे। कार्डियोवर्जन से पहले इस पेशेंट को आपने थ्रोम्बोलाइज एंटीकोगुलेंट देने हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट देने के बाद फिर आपने इस पेशेंट को कार्डियोवर्जन करना है। कार्डियोवर्जन आप पहले मेडिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, यानी कि केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो फिर आप जाकर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। लेकिन ये पेशेंट को एंटीकोगुलेंट इसलिए देंगे कि एट्रियम कंट्रैक्ट नहीं करता। जब एट्रियम कंट्रैक्ट नहीं करता, ये देखें एट्रियम कंट्रैक्ट पूरा एट्रियम कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसके बीच में रिमेनिंग ब्लड रह जाएगा, ठीक है, जो कि क्लॉट्स जनरेट करेगा। क्लॉट्स करेगा तो क्लॉट्स अगर होंगे तो जब आप पेशेंट्स को शॉक देंगे तो क्लॉट्स ट्रैवल कर जाएंगे। क्लॉट्स ट्रैवल कर जाएंगे तो दो जगहों पर जाकर क्लॉट्स जो है ना वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे। एक तो आपके पल्मों में फ़िल्टर हो सकते हैं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपके ब्रेन में जाकर क्लॉट्स रुक सकते हैं तो वहाँ जाकर ब्रेन हेमरेज कर सकते हैं, हाइपोक्सिक कर सकते हैं, इस्कीमिया कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर क्रोनिक एफिब है तो आपने एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेनी है। अगर एक्यूट एफिब है तो फिर आपने जो है ना उसको एंटीकोगुलेंट भी देनी है पेशेंट्स को। एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपका पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो you can get the expert opinion from cardiologist. आगे मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है इसकी 3 टाइप्स हैं। तो एक मैंने आपके साथ कोर्स वीफिब जो है ना वो डिस्कस किया था। कोर्स वीफिब के बड़े बड़े इम्प्लीटेटेड थे, नॉन ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। QRS जो है ना वाइड था, P नॉट विजिबल थी, एब्सेंट थी। तो यहाँ भी P एब्सेंट है, QRS जो है ना वो वाइड है, उसके बाद P वेव एब्सेंट है, ठीक है। और कोई रिदम जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रिदम नहीं है, ठीक है, इरेगुलर रिदम है, ठीक है। तो ये भी पल्सलेस होता है। याद रखें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जहाँ होगा वहाँ डीफिब्रिलेशन होगा और ये पल्सलेस रिदम है, ठीक है। और ये शॉकेबल रिदम है, ठीक है। इसमें हाई एनर्जी के साथ हमने डीफिब्रिलेशन करनी होती है पेशेंट को। जहाँ भी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन आप देखेंगे वहाँ आपको डीफिब्रिलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आपको नज़र आ रहा है जो रिदम, ये है सेकंड डिग्री टाइप 2। ये फिक्स्ड PR इंटरवल फिक्स्ड एंड प्रोलॉन्ग है, फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है, ठीक है। और देन स्किप्ड बीट है। तो ये है सेकंड डिग्री टाइप 2। आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है ये इरेगुलर रिदम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है।
अगर इक्वल नहीं होगा, आर के इंटरवल इक्वल नहीं होंगे तो रिदम इरेगुलर होगा। रेगुलर और इरेगुलर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आर का जो इंटरवल है वो इक्वल बॉक्सेस के बाद आ रहा है तो रिदम रेगुलर होगा। अगर आर का जो इंटरवल है वो इक्वल बॉक्सेस के बाद नहीं आ रहा है तो दैट्स मीन कि रिदम जो है ना वो इरेगुलर है। और यहाँ क्यू आर एस वाइड हैं, ठीक है, और रिदम इरेगुलर है। और ये है पॉलीमार्फिक। पॉली मीन के एक से ज़्यादा दफ़ा रिदम चेंज हो रहा है। और जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो वाइड है, ठीक है। और ये है पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। पॉलीमार्फिक जो है ना वो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। इसमें भी पल्स नहीं होती हैं। और ये है पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और ये एक शॉकेबल रिदम है, पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, ठीक है। इसको ही पल्सलेस वीटी कहेंगे। और ये है शॉकेबल रिदम, ठीक है, पल्सलेस पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। आपको सामने रिदम नज़र आ रहा है। आर का जो इंटरवल है वो इक्वल बॉक्सेस के बाद है, ठीक है। और जो पी वेव है वो एब्सेंट है और जो टी वेव है वो आपको नज़र आ रही है। आप टी कह सकते हैं या पी कह सकते हैं। अगर पी कहेंगे तो टी नहीं है, तो टी कहेंगे तो पी नहीं है। पी वेव या एब्सेंट है या मर्ज हो रही है टी में, ठीक है। और नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट मोर देन 180 है, तो ये है एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। और इसकी मैनेजमेंट क्या है कि आपने पेशेंट्स को सबसे पहले जो है ना वो हीमोडायनामिकली देखना है कि हीमोडायनामिकली क्या है। हीमोडायनामिकली ये है कि पेशेंट्स का जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो मोर देन 90 है और पेशेंट जो है ना वो चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा है और पेशेंट का एक्यूट अल्टरमेंटल स्टेटस नहीं है, जीसीएस इंटैक्ट है और पेशेंट जो है ना वो डायफ्रोटिक नहीं है, तो दैट्स मीन कि पेशेंट जो है ना वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है। अब यहाँ अगर पेशेंट इस कंडीशन में आता है, ये सिनेरियो आता है, तो पेशेंट को हमने सबसे पहले केमिकल कार्डियोवर्जन करना है। अगर पेशेंट अनस्टेबल केमिकल कार्डियोवर्जन कर रहा है, केमिकल कार्डियोवर्जन से पहले सबसे पहले जो बुक कहती है वो ये है कि वैगल मैनेवर्स करने हैं, ठीक है। सबसे पहले वैगल मैनेवर करने हैं। वैगल मैनेवर अगर इफेक्टिव नहीं होंगे तो देन हमने केमिकल कार्डियोवर्जन करना है। केमिकल कार्डियोवर्जन अगर इफेक्टिव नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हमने फिर करना है, ठीक है। तो ये आज का सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। नेक्स्ट मेरे पास जो रिदम है वो है फिक्स्ड प्रोलॉन्ग एंड मिस्ड बीट सेकंड डिग्री टाइप 2। और सेकंड डिग्री टाइप 2 में आप एट्रोपिन दे सकते हैं, 3 डोजेस तक आप दे सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 में दे सकते हैं, टाइप 2 में भी दे सकते हैं अगर इफेक्टिव हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप फिर जाएंगे टीसीपी की तरफ जाएंगे या सेकंड लाइन जो इन्फ्यूजन है डोपामाइन इन्फ्यूजन की तरफ जाएंगे, एड्रेनालिन इन्फ्यूजन की तरफ आप जाएंगे फिर, ठीक है। सेकंड डिग्री टाइप 1। सेकंड डिग्री टाइप 2 है, फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है। पीआर इंटरवल जो है ना वो फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है, ठीक है। ये रिदम रेगुलर है जी, ठीक है। और पीआर इंटरवल क्यूआरएस कम्प्लेक्स वाइड हो गए, ठीक है। रिदम रेगुलर है और इसको हम कहेंगे मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये विद पल्स भी हो सकता है, विदाउट पल्स भी हो सकता है। विद पल्स होगा तो ये कार्डियोवर्जन के रिदम में कार्डियोवर्जन के बॉक्स में होगा, ठीक है। अगर विदाउट पल्स होगा तो ये होगा किस में, कार्डियक अरेस्ट के एल्गोरिदम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है जब ये विद पल्स होगा, मोनोमॉर्फिक वीटी वेंट्रिकल टैकीकार्डिया विद पल्स होगा तो फिर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल होगा तो हम उसको केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। अगर अनस्टेबल होगा तो फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। लेकिन अगर ये पल्स लेस होगा, किस में, कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में प्रेजेंट होगा तो फिर ये एक शॉकेबल रिदम हो जाएगा और शॉकेबल रिदम को हम हाई एनर्जी के साथ डीफिब करेंगे, ठीक है।
आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक दफ़ा फिर मैं इसको बता दूं कि ये बड़े क्रिटिकल डिसीजंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको 110% इसका पता चले। नंबर 1, जो मोनोमॉर्फिक है वो अगर किस में प्रेजेंट हो रहा है, अगर पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है तो ये एक शॉकेबल रिदम है। ये कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट हो रहा है किस में, कार्डियोवर्जन के रिदम में प्रेजेंट हो रहा है, वीटी विद पल्स है, तो फिर इसको हमने कार्डियोवर्जन करना है, ठीक है। अगर कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में होगा तो फिर हमने इसको डीफिब करना है, ठीक है। थैंक यू। आपको आई होप कि आपको सब समझ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। सामने जो मेरे पास रिदम है ये है, इसमें PQRS कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले बॉक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 300 थी, दूसरे की 150 थी, ठीक है। ये 150 और 300 के दरमियान में है, ठीक है। तो इसका हार्ट रेट जो है ना वो 150 से अबव है, तो दैट्स मीन कि इसको टैकीकार्डिया है, साइनस टैकीकार्डिया है। साइनस मीन के रिदम रेगुलर है और टैकीकार्डिया है, और साइनस टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया जाएगा, तो साइनस टैकीकार्डिया इज ट्रीटेबल। सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सी करेक्शन कर दूं कि मैंने वैसे जो क्लिक किया था वो साइनस टैकी को किया था, बट मैंने गलती से जो है ना साइनस ब्रेडी को टिक कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये मेरा एरर आ गया। लेकिन बट ये है कि मैंने आपको पढ़ाया बड़े अच्छे तरीके से। सामने आपको एक रिदम आ रहा है, ठीक है। ये है फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, और फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन शॉकेबल रिदम है, और ये कार्डियक अरेस्ट के एल्गोरिदम में प्रेजेंट होगा, और ये एक हाई एनर्जी के साथ इसको शॉक करेंगे, और ये शॉकेबल रिदम है, हाई क्वालिटी CPR का रिदम है, ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। आगे मेरे पास नॉर्मल रिदम है, और कैसे डिफाइन करेंगे ये नॉर्मल है। बेसिकली जो हार्ट का कंट्रैक्शन सिस्टम है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हार्ट का जो कंट्रैक्शन सिस्टम है वो SA नोड से जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद AV नोड में करंट आता है, उसके बाद बंडल ब्रांचेस में जाता है, लेफ़्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में, उसके बाद फिर परकंजिस फाइबर में जाता है, ठीक है। और ये साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ECG की तरफ जाते हैं, तो PQRS सारे कंपोनेंट भी इसमें मौजूद हैं, और हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी इंटैक्ट है, तो दैट्स मीन कि हमारा जो रिदम है वो भी रेगुलर है, R के दरमियानी जो इंटरवल है वो भी इक्वल है, ठीक है। रिदम भी रेगुलर है और सारे कंपोनेंट भी हैं, तो फिर क्या है, फिर और सीक्वेंस भी मेंटेन है, तो फिर हमारा जो ECG है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। और रेट को कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला यहाँ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट बॉक्स जो है उसकी वैल्यू 300 है, सेकंड की जो है ना वो 150 है, थर्ड की 100 है, फोर्थ की 75 है, और फिफ्थ की 60 है, सिक्स्थ की 50 है, और 7 की जो है ना वो 43 है, और 8 की जो 38 है, और 9 की 33 है। तो ये रेट कैलकुलेट करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ R पीक्स होंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना एक 6 सेकंड की लेंगे, वो लेंगे स्टिप लेंगे, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है, ठीक है। आप लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये है SVT। अब देखें कि स्टार्ट में ये जब ये आपको देखा है कि ये एक नॉर्मल रिदम है, ठीक है। एक नॉर्मल ये कन्वर्ट हो रहा है, SVT में कन्वर्ट हो गया।
एसवीटी इज़ अ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है, जिसमें जो पी वेव मर्ज हो रही थी टी में, ठीक है। और इसकी अगर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर जाया जाए तो सबसे पहले पेशेंट की स्टेबिलिटी को देखते हैं, या पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी। हेमोडाइनमिकली स्टेबल है पेशेंट तो उसको मैकेनिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, यानी मेडिसिन के साथ कार्डियोवर्जन करेंगे। लेकिन मेडिसिन से कार्डियोवर्जन करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट को वैगल मैनेवर करेंगे। अगर वैगल मैनेवर इफेक्टिव नहीं है देन हम मेडिसिन की तरफ जाएंगे। और मेडिसिन की तरफ अगर मेडिसिन हमारी इफेक्टिव नहीं है, इसमें हमें ए बी सी डी करना होता है, ठीक है। ए फॉर एडिनोसिन, एम्यूड्रॉन, बीटा ब्लॉकर, यानी कि बीटा ब्लॉकर आ जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाती है। तो सॉरी, एम्यूड्रॉन तो लास्ट की ड्रग है, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम था। ग्रेड 3 जो है ना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एम्यूड्रॉन। तो बट ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि पेशेंट अगर स्टेबल है तो क्या करना है, पेशेंट को आपने हेमोडाइनमिकली स्टेबल है तो फिर आपने वैगल मैनेवर करने हैं। वैगल मैनेवर अगर इफेक्टिव नहीं है देन आपने मेडिसिन से इसको कार्डियोवर्ट करना है। मेडिसिन केमिकल कार्डियोवर्जन अगर इफेक्टिव नहीं है देन इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पर आपने जाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पे जाने से अगर पेशेंट आपका अनस्टेबल हुआ तो फिर आपने फौरी तौर पर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पर जाना। और स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि जो सिस्टोलिक है वो मोर देन 90 होगा और पेशेंट का एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस नहीं होगा, यानी कि पेशेंट का जो जीसीएस है वो इंटैक्ट होगा, पेशेंट डायफ्रोटिक नहीं होगा, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा होगा, तो ये स्टेबल है। और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो अनस्टेबल क्या है, पेशेंट का एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस होगा, पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 होगा और पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है और डायफ्रोटिक हो रहा होगा पेशेंट, तो ये अनस्टेबल पेशेंट है, ठीक है। अगर अनस्टेबल पेशेंट होगा तो फिर फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना है पेशेंट को, ठीक है। हाँ डियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यही एक सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 में हम रिदम एनालाइजेशन की क्लास थी जो कि आपको आज दी थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास है जो सेक्शन 2 है फार्माकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद देन हम किसको डिस्कस करेंगे, देन हम एप्लीकेशंस को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।